हेलो स्टूडेंट, साइकोलॉजी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। संवेग टॉपिक रनिंग में चल रहा है। आज मैं लेके आई हूँ संवेगों की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशंस। नंबर 1 है, संवेगों का संबंध हमारी मूल प्रवृत्तियों से होता है। इनका संबंध हमारी मूल प्रवृत्तियों से होता है। जब हमारी मूल प्रवृत्ति की पूर्ति में किसी प्रकार की असुविधा अथवा बाधा होती है, तब हम संवेग का अनुभव करते हैं। नंबर 2, संवेगों की उत्पत्ति परिस्थिति विशेष के कारण होती है। प्रत्येक संवेग का अनुभव किसी विशेष परिस्थिति में होता है। प्रत्येक परिस्थिति में एक ही प्रकार के संवेग का होना आवश्यक नहीं है। शेर को प्रत्येक परिस्थिति में देखकर हम भयभीत नहीं होते। जब हम किसी शेर को किसी सर्कस में देखते हैं तो वहां हमें उससे भय नहीं लगता, लेकिन जब वही शेर जंगल में दिखाई देगा तो निश्चित ही हमको उससे डर या भय लगेगा। नंबर 3, संवेगों में सार्वभौमिकता पाई जाती है। संवेग प्रत्येक प्राणी में पाए जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को क्रोध आता है, भय लगता है, आश्चर्य होता है, लेकिन इन संवेगों की प्रबलता और प्रकाशन में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए, क्रोध तो सभी व्यक्तियों में पाया जाता है, लेकिन कोई व्यक्ति बहुत अधिक क्रोध करता है और कोई बहुत कम क्रोध करता है। नंबर 4, प्रत्येक संवेग का आधार किसी न किसी प्रकार की भावना होती है। प्रत्येक संवेग के पीछे कोई न कोई भावना कार्य करती है और यही भावना बालक को कोई कार्य करने के लिए विवश करती है। स्टाउट ने लिखा है इसके बारे में, अपनी विशिष्ट भावना के अलावा संवेग में निसंदेह रूप से सुख या दुख की भावना होती है। प्रेम, हर्ष आदि के आधार पर सुखद भाव और भय, क्रोध आदि के आधार पर दुखद भाव रहते हैं। इसी प्रकार हमें आशा में सुख का और निराशा में दुख का अनुभव होता है। नंबर 5, संवेगों की अवस्था में शारीरिक परिवर्तन होते हैं। संवेगों की अवस्था में बाह्य और आंतरिक शारीरिक परिवर्तन होते हैं। क्रोध के समय हमारा चेहरा तमतमा जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं और बाहें फड़कने लगती है, शरीर कांपने लगता है, आवाज कर्कश और तेज हो जाती है तथा सांस की गति तीव्र हो जाती है। भय के समय शरीर कांपने लगता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मुख सूख जाता है, गिगी बन जाती है और पाचन क्रिया मंद पड़ जाती है। प्रसन्नता के समय हंसना, मुस्कुराना और चेहरे का खिलना होता है। नंबर 6, संवेगों की अवस्था में विचार शक्ति कम हो जाती है। संवेगात्मक परिस्थिति में हमारी विचार शक्ति कम हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति बिना विचार किए हुए काम करने लगता है। उसे उचित अनुचित का ध्यान नहीं रहता और कभी-कभी ऐसे कार्य कर डालता है जिन्हें सामान्य अवस्था में अच्छी तरह विचार करने पर भी कभी नहीं करता। नंबर 7, संवेगों की तीव्रता में अंतर पाया जाता है। संवेगों की तीव्रता में पाई जाती है। संवेग व्यक्ति में तूफान पैदा कर देते हैं, हलचल मचा देते हैं, लेकिन इस तीव्रता में मात्रा का अंतर होता है। कुछ व्यक्तियों में बहुत अधिक होती है, कुछ में कम होती है और कुछ में बहुत ही कम होती है। अशिक्षित व्यक्ति की अपेक्षा शिक्षित व्यक्ति में संवेगों की तीव्रता कम होती है, क्योंकि वह अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। इसी प्रकार बालकों की अपेक्षा वयस्कों में और स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में संवेगों की तीव्रता कम होती है। रास्ते में अपाहिज भिखारी को देखकर किसी व्यक्ति को बहुत अधिक दया आती है और किसी को बहुत कम। नंबर 8, संवेग क्षणिक होते हैं। संवेग अस्थिर होते हैं।
संवेगात्मक मनोदशा समाप्त होते ही हम संवेग को भूल जाते हैं। उदाहरण के लिए, शेर को देखकर हम भयभीत हो जाते हैं, लेकिन उसके गायब होते ही हमारा भय समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार जब कोई बालक हमारी कोई वस्तु तोड़ डालता है तो हमें उस पर क्रोध आता है, लेकिन उसी क्षण उसकी बोली या बात सुनने पर हंसी आ जाती है और क्रोध समाप्त हो जाता है। नंबर 9, संवेगों में एक निश्चित दिशा में क्रिया की प्रवृत्ति होती है। प्रत्येक संवेग से प्राप्त अनुभव के साथ कोई एक क्रिया अवश्य संबद्ध होती है। उदाहरण के लिए, शिशु पटाखे अथवा मोटरसाइकिल की तेज आवाज को सुनकर रोने लगता है और अपनी माँ या पिता की ओर सुरक्षा के लिए भागता है। लज्जा का अनुभव करने पर बालिका नीचे की ओर देखने लगती है या अपने मुख को छिपाने का प्रयास करती है। नंबर 10, संवेग परिवर्तनशील होते हैं। परिस्थितियों के अनुसार संवेग परिवर्तित होते रहते हैं। कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को बड़ी निर्दयता और कठोरता से पीट रहा है तो हमको पीटने वाले व्यक्ति पर क्रोध और पीटने वाले व्यक्ति पर दया आएगी, लेकिन जैसे ही पता चलेगा कि पीटने वाले व्यक्ति ने किसी स्त्री के साथ दुराचार किया है या कोई अन्य जघन्य अपराध किया है तो हम उस पीटने वाले व्यक्ति को घृणा से देखने लगेंगे और उस पर क्रोध आएगा। नंबर 11, संवेगों की उत्पत्ति बाह्य वातावरण और आंतरिक परिस्थितियों के कारण होती है। व्यक्ति में संवेगों की उत्पत्ति या तो बाह्य वातावरण या आंतरिक घटनाओं के कारण होती है। प्यास लगने पर व्यक्ति में क्रोध के संवेग की उत्पत्ति होती है। बाह्य वातावरण में कोई भयंकर चीज देखने पर भय लगता है और कोई अद्भुत वस्तु देखने पर आश्चर्य होता है, हंसी आती है। देन लास्ट, नंबर 12, संवेगों का स्थानांतरण भी हो जाता है। प्रत्येक संवेग किसी न किसी वस्तु, विचार या व्यक्ति से संबंधित होता है। संवेगावस्था में कभी-कभी संवेग के पात्र का स्थानांतरण हो जाता है। जैसे पत्नी के साथ कहासुनी होने पर व्यक्ति अपना क्रोध बच्चों या नौकरों पर, अधीनस्थ कर्मचारियों पर उतारा करता है। ड्रम्ड एक साइकोलॉजिस्ट थे, वह मेलोन का मत है कि संवेगात्मक जीवन में स्थानांतरण का नियम एक वास्तविक तथ्य है। नेक्स्ट, संवेग और मूल प्रवृत्ति। मैकडूगल का कथन है कि प्रत्येक मूल प्रवृत्ति में संवेग निहित रहता है। जैसे आक्रमण करने की मूल प्रवृत्ति में क्रोध और भागने की मूल प्रवृत्ति में भय का संवेग निरंतर विद्यमान रहता है। मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियों को बतलाया और कहा है कि प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के साथ एक संवेग होता है। संवेग और मूल प्रवृत्ति दोनों में क्या अंतर है? मूल प्रवृत्ति में हमारी मनोवृत्ति क्रियात्मक रहती है। जैसे भूख से प्रेरित होते ही हम भोजन प्राप्त करने का प्रयास करने लगते हैं और प्यास लगते ही पानी को ढूंढने लगते हैं। लेकिन संवेग का अनुभव करते समय हमारी मनोवृत्ति मुख्यतः भावात्मक होती है। संवेग में सुख अथवा दुख का भाव विद्यमान रहता है। प्रेम, हर्ष आदि संवेगों में सुख का भाव और क्रोध, भय आदि संवेगों में दुख का भाव पाया जाता है। मूल प्रवृत्त्यात्मक प्रक्रियाओं का संबंध किसी लक्ष्य के अभिप्राय से रहता है। लक्ष्य से प्रेरित होकर ही मूल प्रवृत्त्यात्मक प्रतिक्रियाएं प्रकट होती हैं, इसलिए इनका लक्ष्य निर्देशित कहा जाता है। जबकि संवेग का संबंध प्रस्तुत परिस्थिति अथवा वस्तु विशेष से रहता है। जैसे जब एक का एक हमारे सामने कोई भयंकर स्थिति आ जाती है तो हमारे अंदर भय का संचार होने लगता है और हम विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया प्रकट करने लगते हैं। संवेग और स्थायी भाव में अंतर। संवेग जन्मजात होते हैं जबकि स्थायी भाव अर्जित होते हैं। नंबर 2, संवेग अत्यंत चंचल और अस्थायी होते हैं जबकि स्थायी भाव स्थायी होते हैं। नंबर 3, संवेग लक्ष्यहीन होते हैं जबकि स्थायी भाव का कोई निश्चित लक्ष्य होता है। नंबर 4, संवेगों में बौद्धिक तत्व का अभाव होता है जबकि
स्थायी भाव में बौद्धिक तत्व की प्रधानता होती है। नंबर 5, संवेग परिस्थिति मूलक होता है, अर्थात संवेग की अनुभूति के लिए एक विशेष प्रकार की स्थिति का उपस्थित होना अनिवार्य है, जबकि स्थायी भाव परिस्थिति के अभाव में भी वर्तमान रहता है। नंबर 6, लास्ट, संवेग की अवस्था में स्पष्ट रूप से संवेग की अनुभूति रहती है और उसकी अभिव्यक्ति विभिन्न शारीरिक परिवर्तनों में दृष्टिगोचर होती है, जबकि स्थायी भाव अव्यक्त रूप से हमारे कार्यों को प्रभावित और संचालित करता है। संवेगों को प्रभावित करने वाले कारक। नंबर 1 है वातावरण। व्यक्ति की भावनाओं पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, इसीलिए संवेगों की उत्पत्ति पर भी वातावरण का प्रभाव पड़ेगा। जैसे सुनसान वातावरण में भय का संवेग उत्पन्न होता है। नंबर 2, शारीरिक स्वास्थ्य। व्यक्ति की शारीरिक स्वास्थ्य का भी संवेगों पर प्रभाव पड़ता है। सामान्यतः कमजोर और अस्वस्थ व्यक्ति क्रोधी और चिड़चिड़े, मोटे और स्वस्थ व्यक्ति विनोदी और प्रसन्नचित्त, बालक सृजनशील और वृद्ध शांत प्रिय होते हैं। नंबर 3, मानसिक सक्रियता। मानसिक सक्रियता संवेगों को प्रभावित करती है। जब तक बुद्धि किसी बात को ग्रहण नहीं करेगी, तब तक संवेग की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। नंबर 4, वैयक्तिकता। सामान्यतः वैयक्तिकता में बहुत कुछ आ जाता है, लेकिन यहाँ वैयक्तिकता से तात्पर्य व्यक्ति की पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति से है। जो व्यक्ति निरंतर अभाव में पलता है, जिसकी न्यूनतम आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं हो पाती, वह दुखी और चिड़चिड़ा होता है, क्रोधी भी होता है, आत्महीनता भी आ जाती है। जबकि अच्छी संपन्न आर्थिक स्थिति का व्यक्ति प्रसन्न, मनोविनोद और आत्मगौरव के भाव से परिपूर्ण होता है। नंबर 5, वैयक्तिक रुचियां, अभिवृत्तियां और मूल्य। किसी कार्य में पहले बालक की रुचि पैदा होती है, रुचि बढ़ते बढ़ते अभिवृत्ति में परिवर्तित हो जाती है और जब अभिवृत्ति स्थायी रूप धारण कर लेती है तो वह जीवन मूल्य बन जाती है। इस प्रकार रुचि की अपेक्षा अभिवृत्ति और अभिवृत्ति की अपेक्षा जीवन मूल्य अधिक स्थायी होते हैं। रुचि, अभिवृत्ति और मूल्य तीनों ही भावात्मक है और संवेग भी भाव है, अतः वे इन तीनों से किसी न किसी रूप से प्रभावित होते हैं। व्यक्ति को उन कार्यों को करने में अधिक आनंद आता है जो उसके जीवन के उद्देश्य या मूल्य बन चुके होते हैं। संवेगों से प्रभावित होने वाले कारक। नंबर 1 है शारीरिक स्वास्थ्य। विभिन्न संवेग शरीर के भिन्न भिन्न अंगों पर भिन्न भिन्न प्रभाव डालते हैं। भय, क्रोध, घृणा आदि संवेग शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। भय से रोए खड़े हो जाते हैं, शरीर पसीना पसीना हो जाता है, हृदय की गति तीव्र हो जाती है। इन सब का शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ता है। क्रोध से स्नायुओं पर बहुत जोर पड़ता है और स्नायुओं का संबंध स्वास्थ्य से होता है। जहाँ कुछ संवेग शरीर पर दुष्प्रभाव डालते हैं, वहीं कुछ संवेग ऐसे भी हैं जो शारीरिक स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव डालते हैं, जैसे मनोविनोद, कौतूहल, वात्सल्य, आत्मगौरव आदि। नंबर 2 है मानसिक स्वास्थ्य। सभी संवेगों का संबंध मस्तिष्क से होता है और अरस्तु ने भी कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। संवेग व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं। जो व्यक्ति मानसिक रूप से संवेगों पर नियंत्रण नहीं कर पाते, वे जीवन में बहुत अधिक सफल नहीं हो पाते। चिंता, क्रोध, भय आदि संवेग मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। क्रोध में तो कभी-कभी व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है और ऐसे कार्य कर बैठता है जिनके लिए जीवन भर पछताता है। मिर्गी, उन्माद आदि मानसिक रोगों की उत्पत्ति संवेगों के कारण ही होती है। व्यक्ति को अपने संवेगों पर पूर्ण नियंत्रण रखना चाहिए, तभी वह अपने जीवन में शांति बनाए रख सकता है। नंबर 3 है वाणी पर प्रभाव।
व्यक्ति की वाणी पर भी संवेगों का प्रभाव पड़ता है। जब व्यक्ति आवेश या क्रोध में बोलता है तो बहुत तेजी से बोलता है, उसका मानसिक संतुलन समाप्त हो जाता है और हकलाने लगता है तथा हीनता की भावना पैदा हो जाती है। नंबर 4, सामाजिकता। संवेग व्यक्ति के सामाजिक जीवन को भी बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। समाज के साथ समायोजन बहुत कुछ व्यक्ति की संवेगात्मक स्थिति पर निर्भर करता है। विनोदी, आत्मगौरव से पूर्ण, रचनात्मक वृत्ति वाले निस्वार्थ व्यक्ति समाज के साथ समायोजन करने में सफल होते हैं, जबकि क्रोधी, भयभीत, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, अत्यधिक काम वासना से युक्त व्यक्तियों को समाज के साथ समायोजन करने में कठिनाई होती है। नंबर 5, सीखना। सीखने का संबंध मस्तिष्क से होता है और संवेग मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। भय, क्रोध आदि में व्यक्ति का मानसिक संतुलन समाप्त हो जाता है, जिससे एकाग्रता और अवधान शक्ति समाप्त हो जाती है। अवधान शक्ति और एकाग्रता के समाप्त होने पर सीखना अवरुद्ध हो जाता है। जहाँ भय, क्रोध जैसे प्रतिकूल संवेगों से सीखना अवरुद्ध होता है, वहाँ आश्चर्य, मनोविनोद, प्रसन्नता आदि संवेग सीखने में भी सहायक होते हैं। संवेगों के प्रकार। अब अलग-अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग-अलग संवेगों के प्रकार बताए हैं। गिलफर्ड के अनुसार गिलफर्ड ने 3 प्रकार के संवेग बताए हैं। पहला है प्राथमिक संवेग, प्राइमरी इमोशन। नंबर 2, द्वितीय संवेग, सेकेंडरी इमोशन। नंबर 3 है कृत्रिम संवेग, आर्टिफिशियल इमोशन। प्राथमिक संवेग जन्मजात होते हैं, जैसे भय, प्रेम, क्रोध आदि। प्राथमिक संवेगों के बार-बार अनुभव करने से द्वितीयक संवेगों का जन्म होता है। जैसे भय के संवेग को यदि बार-बार अनुभव किया जाए तो कष्ट के संवेग का जन्म होता है। कृत्रिम संवेग स्वार्थी, स्वरक्षा, परमार्थी, बौद्धिक, नैतिक, सौंदर्यात्मक आदि। गेट्स ने संवेगों का वर्गीकरण इस प्रकार दिया है: क्रोध, भय, दया, प्रेम, अमुकता। रोस ने भी 3 प्रकार के संवेग बताए हैं: ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक। क्रोध का संवेग ज्ञानात्मक है, घृणा का संवेग क्रियात्मक है और प्रेम का संवेग भावात्मक है। मैक्डूगल के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के अंदर 14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं। इनमें प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से एक संवेग संबद्ध होता है। इस प्रकार संवेगों की संख्या 14 बताई है। इधर है मूल प्रवृत्तियां हैं ये सब, और इधर है संबंध उससे संवेग। नंबर 1 मूल प्रवृत्ति है संग्रह वृत्ति। संग्रह करना मतलब किसी चीज को इकट्ठा करना। उसका संबंध है स्वामित्व भावना संवेग से। नंबर 2 करुण भाव, इसका संबंध है वेदना से। नंबर 3 युयुत्सा, इसका संबंध है क्रोध से। नंबर 4 रचनात्मक मूल प्रवृत्ति, इसका संबंध है रचनात्मक भावना संवेग से। नंबर 5 जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति, इसका संबंध है आश्चर्य संवेग से। नंबर 6 पलायन मूल प्रवृत्ति, इसका संबंध है भय संवेग से। नंबर 7 भोजनान्वेषण, इसका संबंध है भूख संवेग से। नंबर 8 सामाजिकता, इसका संबंध है एकाकीपन संवेग से। नंबर 9 हास्य, इसका संबंध है मनोविनोद संवेग से। नंबर 10 तृष्णा, इसका संबंध है वात्सल्य संवेग से। नंबर 11 विकर्षण मूल प्रवृत्ति, इसका संबंध है घृणा संवेग से। नंबर 12 स्वाधिकार मूल प्रवृत्ति, इसका संबंध है आत्मगौरव संवेग से। नंबर 13 संभोग मूल प्रवृत्ति, इसका संबंध है काम वासना संवेग से। नंबर 14 समर्पण मूल प्रवृत्ति, इसका संबंध है आत्महीनता संवेग से। थैंक यू।